6 अगस्त 1947 बुधवार 6 अगस्त। हमेशा की तरह गांधी तड़के ही उठ गए थे। बाहर अभी अंधेरा था। वाह के शरणार्थी शिविर के निकट ही गांधी जी का भी पड़ाव था। वैसे तो वाह कोई बड़ा शहर था नहीं, एक छोटा सा गांव ही था, परंतु अंग्रेजों ने वहां अपना सैनिक ठिकाना तैयार किया हुआ था, इसलिए वाह का अपना महत्व था। प्रशासनिक भाषा में कहें तो वाह कैंट था। इस कैंट में अर्थात वाह के उस शरणार्थी कैंप के इलाके में एक बंगले में गांधी जी ठहरे हुए थे। वाह का शरणार्थी शिविर नजदीक ही था, इसलिए उस शिविर से आने वाली गंदी बदबू अत्यधिक तीव्र हो रही थी। इस बदबू वाली पृष्ठभूमि में गांधी जी ने अपनी प्रार्थना समाप्त की। आज गांधी जी का काफिला लाहौर जाने वाला था। लगभग 250 मील की दूरी थी। संभावना थी कि कम से कम 7-8 घंटे तो लगने ही वाले हैं, इसलिए वहां से जल्दी निकलने की योजना थी। निश्चित कार्यक्रम के मद्देनजर सूर्योदय होते ही गांधी जी ने वाह कैंट छोड़ दिया और रावलपिंडी मार्ग से वे लाहौर की तरफ निकल पड़े। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित यह शहर सिख इतिहास का महत्वपूर्ण शहर है। प्राचीन ग्रंथों में लवपुर अर्थात लवपुरी के नाम से पहचाना जाने वाला शहर। इस शहर में लगभग 40% से ज्यादा हिंदू सिखों की आबादी है। मार्च में मुस्लिम लीग द्वारा भड़काए हुए गए दंगों के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू और सिखों ने अपने घर बार छोड़ने का आरंभ कर दिए थे। लाहौर आर्य समाजियों का भी गढ़ था। अनेक कट्टर आर्य समाजी लाहौर में ही पले बढ़े और इन्होंने संस्कृत भाषा को भी आगे बढ़ाया। लाहौर में इस समय अनेक संस्कृत पाठशालाएं थीं। संस्कृत के पुरोधा तथा भारत विद्या के प्रकाशक मोतीलाल बनारसी दास यहीं के हैं। हालांकि अब लगातार होते दंगे के कारण उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भारत जाने का फैसला कर लिया। इस बात के स्पष्ट संकेत मिल चुके हैं कि लाहौर पाकिस्तान में जाएगा। इस कारण महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी और उनकी समाधि वाला यह शहर छोड़कर भारत जाना लाहौर के सिखों के लिए बहुत कठिन हो रहा था। शीतला माता का मंदिर, भैरव मंदिर, दावर रोड स्थित श्री कृष्ण मंदिर, दूध वाली माता मंदिर, डेरा साहब, भवारियां स्थित श्वेतांबर और दिगंबर पंथ के जैन मंदिर, आर्य समाज मंदिर जैसे कई प्रसिद्ध मंदिरों का अब क्या होगा, इसकी चिंता प्रत्येक हिंदू सिख के मन में है। प्रभु रामचंद्र के पुत्र लव जिन्होंने यह शहर बसाया था, उनकी मंदिर भी लाहौर के किले के अंदर स्थित है। वहाँ के पुजारियों की भी इस बात की चिंता है कि अब इस मंदिर का और हमारा भविष्य क्या होगा। ऐसे ऐतिहासिक शहर में गांधी जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने वाले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दूसरा अर्थ है हिंदू और सिख ही है, क्योंकि लाहौर कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ता पहले ही मुस्लिम लीग में काम करने लगे हैं। जब पाकिस्तान का निर्णय निर्माण होने ही था, यहाँ कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो फिर क्यों खामखा कांग्रेस का बोझ अपनी पीठ पर ढोना? यही सोचकर मुस्लिम कार्यकर्ताओं कांग्रेस से गायब हो चुके हैं। इसलिए अब लाहौर के इन बचे-खुचे हिंदू सिख कार्यकर्ताओं को गांधी जी की यह भेंट बहुत ही आशादायक लग रही थी, जिसमें गांधी जी वहां से लाहौर के लिए निकल रहे थे। लगभग उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक गुरु जी भी कराची से सिंध प्रांत के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के लिए जाने निकले थे। गांधी जी की तरह वे भी 4 बजे तड़के उठ चुके थे। यह उनकी नियमित दिनचर्या थी। सुबह 6 बजे सूर्योदय होते ही गुरुजी ने प्रभात सभा में प्रार्थना की और शाखा पूर्ण करने के पश्चात एक छोटी-सी बैठक ली। सिंध प्रांत के सभी प्रमुख शहर के संघचालक, कार्यवाहक एवं प्रचारक इस बैठक में उपस्थित थे। ये सभी लोग गुरुजी के कल वाले कार्यक्रम के लिए कराची आए थे। इस बैठक में पाकिस्तान के हिंदू सिखों को हिंदुस्तान में सुरक्षित रूप से कैसे पहुंचाया जाए, इस बारे में योजना बनाई जा रही थी। गुरुजी अपने कार्यकर्ताओं की व्यथा सुन रहे थे, उनकी समस्या समझ रहे थे। पास में ही बैठे हुए डॉक्टर आपजी थत्ते बड़े ही व्यवस्थित पद्धति से अपनी बातों को नोट तैयार कर रहे थे। कल संघ के सार्वजनिक बौद्धिक में जो बातें गुरुजी ने अपने उद्बोधन में कहा, वे पुनः एक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को समझाई। हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी नियति ने ही संघ के कंधों पर सौंपी है। गुरुजी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि संगठन क्षमता से हम लोग बहुत ही असाध्य बातें भी सरलता से पूरी कर सकते हैं। बैठक के पश्चात सभी कार्यकर्ताओं के साथ गुरुजी ने अल्पाहार ग्रहण किया और लगभग सुबह 9 बजे गुरुजी हैदराबाद की तरफ निकल पड़े। कराची के कुछ स्वयंसेवकों के पास कार थी। उनमें से एक कार में गुरुजी, आप जी, प्रांत प्रचारक राजपाल जी, पुरी एवं सुरक्षा की दृष्टि से एक स्वयंसेवक इस गाड़ी में बैठे। कार चालक भी शस्त्र से सुसज्जित थे। भले ही ऊपर से ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे ही एक और कार गुरुजी के कार के पीछे-पीछे चली। उनमें भी कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जो शस्त्रों से सुसज्जित थे। खतरे को भांपते हुए इन दोनों कारों के आगे और पीछे कई स्वयंसेवक मोटरसाइकिल से चल रहे थे। दंगों के उस अस्थिर वातावरण में भी किसी सेनापति या राष्ट्राध्यक्ष की तरह वहाँ के स्वयंसेवक गुरुजी गोलवलकर को हैदराबाद ले जा रहे थे। कराची से हैदराबाद का रास्ता लगभग 94 मील का था, लेकिन काफ़ी अच्छा है। इस कारण ऐसा विचार था कि दोपहर भोजन के समय गुरुजी हैदराबाद पहुँच जाएँगे। रास्ते में ही प्रांत प्रचारक राजपाल जी ने गुरुजी को वहाँ के भयावह स्थिति के बारे में अवगत करा दिया था। 17 करोड़ नेहरू के निवास स्थान का कार्यकाल। नेहरू जी के सामने कल 5 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा लिखित एक पत्र रखा हुआ था। उनका उत्तर उन्हें देना था। माउंटबेटन ने एक बड़ी ही विचित्र माँग रख दी थी। काफ़ी विचार करने के बाद नेहरू जी ने इस पत्र का उत्तर अपने सचिव को डिक्टेट करना आरंभ किया। प्रिय लॉर्ड माउंटबेटन,
आपके 5 अगस्त वाला पत्र का आभार। इस पत्र ने आपने उन दिनों की सूची भेजी है, जिन दिनों में भारत की शासकीय इमारतों पर यूनियन जैक फहराया जाना चाहिए। मेरे अनुसार इसका अर्थ यह निकलता है कि भारत के सभी सार्वजनिक स्थानों पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ यूनियन जैक भी फहराया जाए। आपकी इस सूची में केवल एक दिन के बारे में मुझे समस्या है, वह है 15 अगस्त का, अर्थात हमारी स्वतंत्रता दिवस। मुझे ऐसा लगता है कि इस दिन यूनियन जैक फहराना उचित नहीं होगा। हालाँकि लंदन स्थित इंडिया हाउस पर आप उस दिन यूनियन जैक फहराएँ, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अलबत्ता तो अन्य दिन आपने सुझाए हैं, जैसे 1 जनवरी सैनिक दिवस, 1 अप्रैल वायु दिवस, 25 अप्रैल पंजाब दिवस, 24 मई राष्ट्रकुल दिवस, 12 जून ब्रिटेन के राजा का जन्मदिन, 14 जून संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज दिवस, 4 अगस्त ब्रिटिश महारानी का जन्मदिन, 7 नवंबर नौसेना का दिवस, 11 नवंबर विश्व युद्ध के दिवंगत हुए सैनिकों का स्मरण दिवस। इन सभी दिनों में हमें कोई समस्या नहीं है। इन अवसरों पर सभी सार्वजनिक स्थानों पर यूनियन जैक फहराया जाएगा। वाह! डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज बंबई में हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की घोषणा हुए अभी केवल 2 ही दिन हुए थे। ऐसा स्पष्ट संकेत है कि उन्हें कानून मंत्रालय सौंपा जाएगा। इस कारण बंबई के उनके निवास स्थान पर उनसे भेंट करने वाले विशेषकर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन कार्यकर्ता की लंबी कतार थी। स्वाभाविक ही था, क्योंकि उनके प्रिय नेता को भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल पद मिल रहा है। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच बाबा साहब को थोड़ा एकांत चाहिए था। उनके दिमाग में अनेक विचार चल रहे थे, विशेषकर देश के पश्चिम भाग में भीषण हिंदू-मुस्लिम दंगों की खबरें उन्हें बेचैन कर रही थी। इस संबंध में उनके विचार एकदम अस्पष्ट थे। बाबा साहब अभी विभाजन के पक्ष में ही थे, क्योंकि उनका यह साफ मानना था कि हिंदू और मुसलमानों का सह-अस्तित्व संभव ही नहीं है। अलबत्ता विभाजन के लिए अपनी सहमति देते समय बाबा साहब की प्रमुख शर्त थी जनसंख्या की अदला-बदली करना। उनका कहना था कि चूँकि विभाजन धर्म के आधार पर हो रहा है, इसलिए प्रस्तावित पाकिस्तान के सभी हिंदू सिखों को भारत में तथा भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान में विस्थापित किया जाना आवश्यक है। जनसंख्या की इस अदला-बदली से ही भारत का भविष्य शांतिपूर्ण होगा। कितना दूरगामी सोच था। कांग्रेस के अन्य कई नेताओं, विशेषकर गांधी जी और नेहरू के कारण बाबा साहब का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। इसका उन्हें बहुत दुःख था। उन्हें बार-बार लगता था कि यदि योजनाबद्ध तरीके से हिंदू-मुस्लिम की जनसंख्या का अदला-बदली हुई होती तो लाखों निर्दोषों के प्राण बचाए जा सकते थे। गांधी जी से इस व्यक्तर पर भी भारत में हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई की तरह रहेंगे। उन्हें बहुत क्रोध आया था। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ में से किसी तरह बाहर निकलकर बाबा साहब अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। वे इस बात का विचार कर रहे थे कि अब उन्हें अपने मंत्रालय में क्या-क्या काम करने हैं। इसी बीच उन्हें ध्यान आया कि आज हिरोशिमा दिवस है। आज ही के दिन अमेरिका ने जापान पर अणु बम गिराया था। इस घटना के 2 वर्ष होने जा रहे हैं। जापान के निर्दोष नागरिकों की हत्या के स्मरण में बाबा साहब का मन खिन्न हो जा चला था। आज शाम को बम्बई के वकीलों की एक संस्था ने बाबा साहब का सार्वजनिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया था। इस समारोह में क्या बोलना है इस बात पर वे गहन विचार करने लगे। आज सूर्योदय प्रातः 6:17 पर हुआ, परंतु इससे कुछ पहले ही गांधी जी ने लाहौर की दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ की। 1 घंटे के बाद ही रावलपिंडी में उनका संक्षिप्त ठहराव था। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिद करके गांधी जी को रोक लिया था। सभी के लिए शरबत एवं सूखे मेवे की व्यवस्था की गई थी। गांधी जी के लिए केवल नींबू शरबत ग्रहण किया। दोपहर लगभग 1:30 बजे गांधी जी का काफिला लाहौर पहुंचा। यहाँ भोजन करने के पश्चात तुरंत ही गांधी जी कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले थे। जिस कांग्रेसी पदाधिकारियों के यहाँ गांधी जी का भोजन होने वाला था, उस घर हिंदू बहुल बस्ती में ही था। हालाँकि यहाँ गांधी जी ने जो दृश्य देखा वह मन को खीन करने वाला था। उन्हें मार्ग में कुछ जले हुए मकान, कुछ जली हुई दुकानें दिखाई दी। हनुमान जी के मंदिर का दरवाज़ा किसी ने उखाड़ कर फेंक दिया था। एक प्रकार से देखा जाए तो यह मोहल्ला भूतहा नज़र आ रहा था। गांधी जी बहुत कम आहार लेते थे। केवल बकरी का दूध, थोड़ा-सा सूखा मेवा और अंगूर या कोई और फल, बस इतना ही उनका आहार था। इन सभी वस्तुओं की व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी। गांधी जी के साथ आए हुए काफ़िले के लोगों की भोजन की व्यवस्था भी इसी पदाधिकारी के यहाँ थी। गांधी जी के भोजन वगैरह संपन्न होने के पश्चात लगभग 2:30 बजे गांधी जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे। हमेशा की तरह प्रार्थना के बाद उनकी सभा शुरू हुई। गांधी जी ने हल्के मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं से अपनी बात रखने का आग्रह किया और मानो कोई बांध ही टूट पड़ा हो। एक प्रकार सभी कार्यकर्ता धड़ाधड़ बोलने लगे। केवल हिंदू सिख कार्यकर्ता ही बचे थे। वे अपने ही नेतृत्व पर बेहद चिढ़े हुए थे, क्रोध में थे। उन्हें अंतिम समय तक यही आशा थी कि गांधी जी ने कहा कि देश का विभाजन नहीं होगा और यदि होगा तो मेरे शरीर के 2 टुकड़े होने के बाद ही होगा। तो चिंता की कोई बात ही नहीं। इस बयान के आधार पर लाहौर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आश्वस्त थे कि कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 जून को ही मानो सब कुछ बदल चुका था। इसी दिन विभाजन की घोषणा हुई थी और वह भी कांग्रेस की सहमति से। अब अगले 8-15 दिनों के भीतर हम जितना भी सामान समेट सकते थे, उतना सामान लेकर हमें निर्वासित की तरफ भारत में जाना होगा। संपूर्ण जीवन मानो उलट-पुलट हो गया है, अस्त-व्यस्त हो चुका है, जबकि हम सब कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं।
सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी जी पर अनेक प्रश्नों की बौछार कर दी। गांधी जी भी शांतचित्त से यह सब कुछ सुन रहे थे। वे चुपचाप बैठे थे। अंततः पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को शांत किया और उन्हें रोकते हुए कहा कि गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, कम से कम उन्हें सुन तो लीजिए। लाहौर के 7-8 कार्यकर्ता एकदम शांत हो गए। अब वे बड़ी आशा भरी निगाहों से यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर गांधी जी के मुँह से उनके लिए कौन-सा शब्द मरहम के रूप में निकलते हैं। इसी बीच उधर सिंध प्रांत के हैदराबाद में गुरुजी का भोजन समाप्त हो चुका था और वे वहाँ के स्वयंसेवकों के साथ बातचीत कर रहे थे। आबा जी ने उन्हें 1-2 बार टोका भी कि कृपया थोड़ी देर के लिए आराम कर लें, निद्रा ले लें, परंतु सिंध प्रांत के उस विषाक्त वातावरण को देखते हुए गुरुजी के लिए निद्रा तो दूर, थोड़ी देर लेटना भी संभव नहीं था। हैदराबाद के स्वयंसेवक पिछले वर्ष नेहरू जी के हैदराबाद दौरा का किस्सा सुना रहे थे। नेहरू जी ने पिछले वर्ष अर्थात 1946 में हैदराबाद में एक आम सभा करने का सोचा था। उस समय तक विभाजन वाली कोई बात नहीं थी। सिंध प्रांत में मुसलमानों की संख्या गाँव में अधिक थी। कराची को छोड़कर लगभग सभी शहर हिंदू बहुल थे। लड़काना और शिकारपुर में 63% हिंदू जनसंख्या थी, जबकि हैदराबाद में लगभग 1 लाख हिंदू थे, अर्थात 70% से भी अधिक जनसंख्या थी। इसके बावजूद मुस्लिम लीग की तरफ से देश के विभाजन की मांग वाला आंदोलन जोर-शोर से चल रहा था और यह आंदोलन पूरी तरह हिंसक था। इसलिए केवल 30% होने के बावजूद मुसलमानों ने शहर पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। सभी सार्वजनिक स्थानों पर हिंदुओं के विरोध में बड़े-बड़े बैनर लगे हुए थे। सिंध प्रांत की मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग का मंत्री खुर्रम तो सरेआम अपने भाषणों में हिंदुओं की लड़की उठा ले जाने की धमकियाँ दे रहा था। इन दंगाई मुसलमानों की गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए केवल एक ही संस्था सक्षम सिद्ध हो रही थी, वह थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हैदराबाद में संघ शाखाओं की अच्छी खासी संख्या थी। प्रातः प्रचारक राज्यपाल पूरी इस क्षेत्र में नियमित रूप से प्रवास पर आते रहते थे। इसलिए जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह पता चला कि हैदराबाद में 1946 में जवाहरलाल नेहरू की होने वाली आम सभा कि मुस्लिम लीग के गुंडे बर्बाद करने वाले हैं तथा नेहरू की हत्या की योजना बना रहे हैं, तब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस समय सिंध के वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिमन दास और लाल कृष्ण चंद्र ने संघ के प्रांत प्रचारक राज्यपाल पुरी से संपर्क किया और नेहरू की सुरक्षा के लिए स्वयं संघ सेवकों की मदद मांगी। राज्यपाल जी ने सहमति जताई और मुस्लिम लीग की चुनौती स्वीकार की। इसके बाद ही हैदराबाद में नेहरू जी की एक विशाल आम सभा हुई, जिसमें संघ के स्वयंसेवकों की सुरक्षा एकदम चौकस थी। उन्हीं के कारण इस आमसभा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, न ही कोई व्यवधान हुआ। गुरुजी के सानिध्य में हैदराबाद में स्वयंसेवकों का बड़े पैमाने पर एकत्रीकरण हुआ। लगभग 2000 से अधिक स्वयंसेवक उपस्थित थे। पूर्व गणवेश में उनका उत्तम सांघिक संपन्न हुआ। इसके पश्चात गुरुजी अपने उद्बोधन देने के लिए खड़े हुए। उनके अधिकांश मुद्दे वही थे जो उन्होंने कराची के भाषण में कहे थे। अलबत्ता गुरुजी ने इस बात पर बल दिया, नियति ने हमारे संगठन पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है। परिस्थितियों के कारण राजा दाहिर जैसे वीरों के इस सिंध प्रांत में हमें अस्थायी और तात्कालिक रूप से पीछे हटना पड़ रहा है। इस कारण सभी हिंदू सिख बंधुओं को उनके परिवार सहित सुरक्षित रूप से भारत ले जाने के लिए हमें अपने प्राणों की बाजी लगानी है। इस बात पर हमें पूरा विश्वास और श्रद्धा है कि गुंडागर्दी और हिंसा के सामने झुककर जो विभाजन स्वीकार किया गया है, वह कृत्रिम है। आज नहीं तो कल हम पुनः अखंड भारत बनेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे सामने हिंदुओं की सुरक्षा का काम अधिक महत्वपूर्ण और चुनौती भरा है। अपने बौद्धिक का समापन करते हुए गुरुजी ने संगठन का महत्व प्रतिपादन किया। अपनी संगठन के बल पर ऐसे अनेक असाध्य कार्य हमने संपन्न कर सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें। संगठन के माध्यम से हमें अपने पुरुषार्थ दिखाना है। इस बौद्धिक के पश्चात गुरुजी स्वयंसेवकों से भेंट करते जा रहे थे। उनका हाल-चाल पूछ रहे थे। ऐसे अस्थिर, विपरीत एवं हिंसक वातावरण में भी गुरुजी के मुँह से निकले हुए शब्द स्वयंसेवकों के लिए बहुमूल्य और धैर्य बढ़ाने वाले साबित हो रहे थे। उनका उत्साह बढ़ाने वाले साबित थे। उधर लाहौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में गांधी जी ने शांत चित्त से अपने भाषण आरंभ किए। मुझे यह देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है कि पश्चिमी पंजाब से सभी गैर मुस्लिम लोग पलायन कर रहे हैं। कल वहाँ के शिविर में भी मैंने यही सुना। आज लाहौर में भी यही सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि लाहौर शहर अब मृत होने जा रहा है, तो इसमें दूर ना भागें, बल्कि इस मरते हुए शहर के साथ अपना भी आत्म बलिदान करते हुए मृत्यु का वरण करें। जब आप भयग्रस्त हो जाते हैं, तब वास्तव में आप मरने से पहले ही मर जाते हैं। यह उचित नहीं है। मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा, यदि मुझे यह खबर मिले कि पंजाब के लोगों ने डर के मारे नहीं, बल्कि पूरे धैर्य के साथ मृत्यु का सामना किया। गांधी जी के मुँह से यह वाक्य सुनकर 2 मिनट तक तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझ ही नहीं आया कि क्या कहें। वहाँ बैठे प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उबलता हुआ लोहा उनके कानों में उड़ेल दिया। गांधी जी कह रहे थे कि मुस्लिम लीग के गुंडों द्वारा किए जा रहे प्राणघातक हमलों के दौरान आने वाले मृत्यु का सामना धैर्य से करें।
ये कैसी सलाह है? लाहौर आते समय ही रास्ते में गांधी जी को एक कार्यकर्ता ने बताया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगभग तैयार हो चुका है। केवल उसके बीच में स्थित चरखे को निकालकर सम्राट अशोक का प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र रखा गया है। यह सुनते ही गांधी जी भड़क गए। चरखा हटाकर सीधे अशोक चक्र। सम्राट अशोक ने तो भरपूर हिंसा की थी। उसके बाद वे बौद्ध पंथ स्वीकार किया था, लेकिन उससे पहले तो जबरदस्त हिंसा की थी ना। ऐसे हिंसक राजा का प्रतीक भारत के राष्ट्रध्वज में? नहीं, कदापि नहीं। इसलिए कार्यकर्ताओं की बैठक समाप्त होते ही गांधी जी ने महादेव भाई को तुरंत एक वक्तव्य तैयार करने के लिए अखबार में देने का आदेश दिया। गांधी जी ने बयान लिखवाया, मुझे आज पता चला है कि भारत के राष्ट्रध्वज के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जा चुका है। परंतु यह यदि इस ध्वज के बीचों-बीच चरखा नहीं होगा, तो मैं इस ध्वज को प्रणाम नहीं करूँगा। आप सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रध्वज की कल्पना सबसे पहले मैंने ही की थी और ऐसे में यदि राष्ट्रध्वज ध्वज के बीच में चरखा ही नहीं हो, तो इस ध्वज की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। 6 अगस्त की शाम, बम्बई के आकाश में हल्के-फुल्के बादल हैं। बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। मध्य बम्बई के एक प्रतिष्ठित सभागार में बम्बई के समस्त अधिवक्ताओं का संगठन का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत और सत्कार किया जाना है। कार्यक्रम शानदार तरीके से संपन्न हुआ। बाबा साहब ने भी अपने पूरे मनोयोग से अपना भाषण दिया। भारत की पूर्वी और पश्चिम फैले दंगे और हिंसात्मक वातावरण पर भी वे बोले। भारत के संबंध में उनके विचार पर एक पुनः उन्होंने अपने मजबूत तर्कों के साथ रखा। जनसंख्या की शांतिपूर्ण अदला-बदली की आवश्यकता भी उन्होंने बतलाई। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा। कांग्रेस ने पाकिस्तान और मुसलमान से संबंधित उनकी भूमिका और विचार स्पष्ट रूप से समझाए एवं अधिकांश वकीलों को उनके तर्क समझ में आ रहे थे। 6 अगस्त की रात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक गुरुजी सिंध प्रांत के हैदराबाद में हिंदुओं के भविष्य की योजना बनाकर उन्हें सुरक्षित रूप से भारत लाने के विचार में मग्न थे, जबकि उनके सोने का समय भी हो चुका था। उधर गांधी जी 1 घंटे पहले ही लाहौर से पटना होते हुए कलकत्ता के लिए रवाना हो चुके थे। उनकी ट्रेन अमृतसर, अम्बाला, मुरादाबाद, वाराणसी होते हुए 30 घंटे में पटना पहुंचने वाली थी। स्वतंत्र किंतु खंडित भारत के भावी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दिल्ली के अपने 17 यॉर्क रोड वाले निवास स्थान पर व्यक्तिगत पत्र लिखने में मशगूल थे। उनके सोने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। उधर दिल्ली में ही भारत के पहले गृह राज्य मंत्री वल्लभ भाई पटेल उन सभी रजवाड़ों और रियासतों की फाइलें लेकर बैठे हुए थे, जिन्हें भारत में शामिल होना या नहीं होना है। अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और जितनी भी बची-खुची रियासतें, उन्हें भी भारत में शामिल करना उनके समय प्रथम लक्ष्य है। जैसे-जैसे 6 अगस्त की रात काली और घनी अंधेरी होती जा रही थी, वैसे-वैसे पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान इत्यादि स्थानों पर रहने वाले हिंदू सिखों के मकानों पर भी भय की छाया और गहरी होती जा रही थी। हिंदुओं और सिखों के घरों, परिवारों और विशेषकर लड़कियों पर हमले लगातार तीव्र होते जा रहे थे। सीमावर्ती इलाकों में हिंदुओं के मकानों में लगी आग की ज्वालाओं को दूर से देखा जा सकता था। स्वतंत्रता के दिशा में जाने वाली एक और दिन समाप्त हो रहा था।